हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का हेडराइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस नोट से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि डेली के आने वाले जो कंटेंट हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो है अध्याय 7। इसमें आज का लेसन है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों सबसे पहले बात किया गया है वो है आपका कि अंग्रेजों का भारतीय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। तो दोस्तों 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता से आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। और विलियम जोन्स कानूनविद के साथ साथ भाषाविद भी थे। भाषाविद क्या होता है दोस्तों? तो भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसे भाषाविद कहते हैं। आगे बात किया गया है वो है दोस्तों कि विलियम जोन्स ने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और संस्कृत का भी ज्ञान था। आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों कि हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथनियल हालहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। आगे जो बात किया गया है वो है कि इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों कि 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। अब आगे हम जो बात करेंगे दोस्तों, मदरसा क्या होता है। तो दोस्तों सीखने के स्थान को जो अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यहाँ किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको मदरसा समझ में आ गया होगा। यानी सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो स्थान है वो स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं और कोई संस्थान भी हो सकता है। आगे जो बात किया गया है वो है कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण ज्ञान को त्रुटियों से भरा और अवैज्ञानिक है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है प्राच्यवादी। क्या होता है प्राच्यवादी? तो दोस्तों एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग जो थे उनको प्राच्यवादी कहते थे। ठीक है, आगे हम बात करें आपसे वो है दोस्तों कि जेम्स मिल ने सुझाव दिया कि शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाए और भारतीय पश्चिमी जो वैज्ञानिक सफलताएं हैं पढ़ाया जाए। आगे जो बात किया गया वो है कि 1830 के दशक में थॉमस बेबींगटन मैकाले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। और थोड़े से आगे चले हम दोस्तों, तो बात किया गया वो है कि मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया और मैकाले के मिन्ट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम से बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो दोस्तों 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। तो कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष जो थे वो थे चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया और इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ और आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। आगे थोड़े से चले हम दोस्तों। तो दोस्तों वुड के नीति पत्र से यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और 1854 के नीति पत्र के बाद सरकारी शिक्षा विभागों का गठन व विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था करने के लिए एक कदम उठाया जाए। और थोड़े से हम आगे चले दोस्तों। तो दोस्तों जो बात किया गया है वो है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। आगे नोट है दोस्तों आपके सामने, वो है कि ईसाई प्रचारकों ने तर्क दिया कि नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है और ईसाई प्रचारकों से रामपुर जो कि वर्तमान में कलकत्ता में है में अपना पहला मिशन खोला विलियम केरे के मदद से। किसके मदद से? तो विलियम केरे के मदद से। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों वो है तो दोस्तों सेरामपुर कलकत्ता जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था 1800 में एक छापखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है स्थानीय पाठशालाओं के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो बात किया गया है वो है विलियम एडम की रिपोर्ट क्या बताती है, देखते हैं। तो दोस्तों 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिले का दौरा किया और एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय या स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी और शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। ना इसमें बच्चों की कोई फीस भी जो था वो निश्चित था। ठीक है, इसमें जो बच्चों की फीस था वो क्या था, निश्चित था। आगे बात करें हम आपसे वो है दोस्तों इन पाठशालाओं में अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने वाला सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी की व्यवस्था नहीं थी और शिक्षा का जो माध्यम था दोस्तों वो था मौखिक। ठीक है, आगे जो आपका हेडिंग है वो है नई दिनचर्या और नए नियम। देखते हैं इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, परंतु 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया और प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा भी सौंपा जाता था। आगे थोड़े से चले हम दोस्तों। तो वो है कि प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि समय समय पर स्कूल रिपोर्ट भेजें और समय सारणी से पढ़ाएं, अध्यापन पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कराएं और विद्यार्थियों के प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षा भी कराएं। आगे जो बात किया गया वो है कि विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें और नियमित रूप से कक्षा में आए और तय सीट पर ही बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। आगे जो बात किया गया है वो है कि नए नियम पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान भी मिलने लगे। ठीक है, आगे है दोस्तों जो बात किया गया है वो है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। दोस्तों महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा पर विचार किया और महात्मा गांधी का कहना था कि
औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। और दोस्तों, महात्मा गांधी की मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए और अंग्रेजों ने अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। आगे थोड़े से चले दोस्तों, तो बात किया गया है कि गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, जिससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों का विकास हो। आगे बात करें हम दोस्तों आपसे, तो वो है दोस्तों टैगोर जी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर का द्वारा शांति निकेतन की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था यानी शांति निकेतन 1901 में शुरू की और अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त करना चाहते थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और दोस्तों, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी के कट्टर आलोचक थे। वहीं टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का भी सम्मिश्रण चाहते थे। थोड़े से आगे हम चले दोस्तों, तो जो बात किया गया वो है शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो शिक्षा थी उस पर भी जोर दिया गया। अब आगे जो बात किया गया है दोस्तों अन्यत्र में, तो ये बात किया गया है सभ्य करने के लिए शिक्षा। तो दोस्तों 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक पूरी आबादी के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी और शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। आगे बात किया गया है तो वो है दोस्तों इसमें कि टॉमस आर्नाल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे, जो रग्बी नामक एक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। ठीक है, और इस तरह दोस्तों आपका अध्याय जो 7 है वो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस हेड राइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगी एग्ज़ाम में। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ हमारा वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।